गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, कई दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो मॉडल पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा डाला गया है उसके बारे में हमें जानकारी दो, उसके बारे में अवगत कराओ कि वह पेपर किस प्रकार का है, किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो आज अपने इसी मॉडल पेपर के ऊपर ही चर्चा करेंगे। देखो, हालांकि 2020 के मुकाबले 2021 का जो पेपर होगा उसमें काफ़ी चेंजिंग की हुई है। तो आप शुरू से अंत तक हमारे साथ में वीडियो के साथ में बने रहे ताकि आपकी जो भी शंकाएं हैं, आपके सामने जो भी आपकी समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सके। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले तो आप सबको दिख रहा होगा सामने ऊपर अपने लिखा हुआ है उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021। पूर्णांक आपको पता ही है 80 है, वही टाइम है अपने 3.25 घंटे का। ये नॉर्मल बातें हैं, परीक्षा में नामांक लिखे ये सब आप लोग जानते हो, कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ देखो, मेन चीज़ अपने 7 नंबर का जो पॉइंट है वहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखो भैया, इसमें 7 नंबर में प्रश्नों का अंक बार दिया हुआ है कि कौन सा प्रश्न जो है वो कितने अंक का है। देखो, इसमें कितने खंड है, 5 खंड दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई। पहले खंड में टोटल प्रश्न है आपके कितने, एक तो पहला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर है 10 क्वेश्चन, मतलब पहले क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो 10 अंक के तो ये हो गए। और दूसरे से लेकर 11वां तक का क्वेश्चन है वो एक एक अंक का हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 1 से लेकर 11 तक के जो प्रश्न है ना वो आपके कितने अंक के हैं, 20 अंक के हैं। हालांकि प्रश्न तो वो 20 है, लेकिन पहले प्रश्न के अंदर ही 1 2 3 ऐसे 10 क्वेश्चन छोटे हुए हैं। तो पहला प्रश्न 10 का हो गया, 2 से लेकर 11 तक के 10 के हो गए, तो पहला खंड जो है वो कितने अंक का हो गया अपने, 20 अंक का। फिर बात करते हैं भैया खंड ब। खंड ब में देखो 12 से लेकर 19 तक के प्रश्न है, टोटल प्रश्न है 8 और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो इस हिसाब से टोटल कितने अंक हो गए, 16। तीसरा खंड जो है उसमें प्रश्न है 4, हर प्रश्न 4 अंक का है, अर्थात ये भी कितने अंक के हो गए, 16 के। चौथा खंड है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन कितने अंक के हैं, 5 अंक के हैं, तो दोनों क्वेश्चन कितने के हो गए, 10 अंक के। और लास्ट में 5वां जो खंड है ई या ई है, इसमें 26 से लेकर 28 यानी 3 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का है, 6 अंक का है, अर्थात टोटल कितने अंक के हो गए, 18। तो इनका टोटल कर लो, अपने टोटल आ जाएगा अपने कितना, 80। क्लियर है यहाँ तक अपनी बातें। अब देखो, यहाँ पर जो चेंजिंग हुई है वो थोड़ी सी आपको ध्यान से देखनी है। हालांकि आपके लिए बहुत ही, एक प्रकार से बात करें तो इस बार के लिए बहुत इजी बेस का एक प्रकार का पैटर्न दिया है आपके लिए। क्योंकि गवर्नमेंट भी ये जानती है कि बच्चों का काफ़ी टाइम ख़राब हो गया है, इसलिए जो पेपर का स्तर है वो काफ़ी एक प्रकार से लो स्तर का अपने कह दे या नॉर्मल स्तर का पेपर इस बार एग्ज़ाम में आने के चांस है। देखो, अपने देखते हैं पेपर की चर्चा करते हैं अपनी। ये देखो स्क्रीन पे, देखो भैया स्क्रीन पे आपके सामने दिया होगा, पहले तो खंड ए आ रहा है। ठीक है, इसमें देखो प्रश्न नंबर 1 क्या है, प्रश्न नंबर 1 है कि नीचे दिए गए बहुत चयनात्मक प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब ये वो प्रश्न है जो आज से 3-4 साल पहले आते थे एबेसद वाले, और मेरे ख्याल से ये 10 के 10 हर बच्चे के सही होते हैं। क्योंकि अगर किसी को नहीं भी आ रहे तो एक दूसरे से अपने इशारों में इनके आंसर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही एक प्रकार से गुड न्यूज़ मान लो या अच्छी खुशखबरी मान लो, क्योंकि इन प्रश्नों के द्वारा लगभग बच्चों के पास होने के चांस हो जाते हैं। तो देखो, जैसे पहले प्रश्न की बात करते हैं अपनी। पहला प्रश्न है भैया, भारत की व्यवस्थापिका कहा जाता है। तो देखो भैया, भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, बताया हुआ है मेरा, क्या कहते हैं अपनी, संसद कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मजलिस कहते हैं ईरान की को। ठीक है, डाइट जापान की है, ये छोड़ो, अपने को नहीं देखना है। दूसरा क्वेश्चन है अपने सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान है। तो भैया अंतर्राज्यीय जो परिषद है ना, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 263 अर्थात ख। क्लियर है। फिर देखते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 3, संसद में धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत होता है। आप सभी को पता है कहाँ प्रस्तुत होता है। सबसे पहले ध्यान रखना, धन विधेयक जो है ना वो लोकसभा में ही पेश होता है, और धन विधेयक हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले लोकसभा में ही क्या होगा,
प्रस्तुत होगा। राज्यसभा में तो बाद में पेश किया जाता है, वो भी 14 दिन के लिए। फिर आगे देखते हैं अपने चौथा प्रश्न, देखो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का भावार्थ क्या है। तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति क्या कहती है, ये कहती है जीवो और जीने दो। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं। देखो भैया टोटल सदस्य होते हैं कितने अपने 15, 15 में से 10 तो कैसे हो गए अस्थायी, तो स्थायी सदस्य की संख्या कितनी हो गई 5। क्लियर है। आगे चलते हैं, किस विचारक ने राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा। देखो राजनीतिक संस्कृति वाले चैप्टर से उठाया हुआ है, और राजनीतिक संस्कृति वाले चैप्टर में सबसे प्रमुख जो विचारक है वो कौन है, अपने आमंड है। तो इसका आंसर क्या हो गया, अपने आमंड। देखो आमंड ने कहा था कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, जबकि डेविड ईस्टन ने कहा था पर्यावरण, और स्पीरो ने कहा था राजनीतिक शैली। अगर आपको याद हो तो मैंने इनको एक सारणी के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझाए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है कि संघ सूची के जो विषय होते हैं ना, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है। देखो 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची के जो विषय होंगे इनके ऊपर ध्यान रख लेना, हमेशा कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार या संघ सरकार ही बनाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। देखो वितरणात्मक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादक था भैया प्लेटो का शिष्य। प्लेटो का शिष्य कौन था, आप सभी को पता है कौन, अरस्तु। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण हेतु बलिदान की घटना किस गांव में हुई। तो देखो विश्नोई समाज वाली अगर आपको याद हो, अमृता देवी, 376 महिलाएं, जोधपुर जिला, और गांव कौन सा था आपके खेजड़ली। अंतिम क्वेश्चन आता है भैया लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व क्या है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था प्राण तत्व है राजनीतिक सहभागिता। क्लियर है। ये हो गया अपने खंड ए। देखो इस बार काफ़ी एक प्रकार से कहे बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी पैटर्न आपके एग्ज़ाम के लिए किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये पता है अच्छी तरह से, शिक्षा विभाग अच्छी तरह से जानता है कि इस बार बच्चों को काफ़ी कम समय मिला है, तो उनका भी ये प्रयास रहेगा कि बच्चों को सरल से सरल पेपर उपलब्ध करवाया जाए ताकि किसी बच्चे की साल खराब ना हो। ठीक है। तो मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चनों में से अगर आपको नहीं भी आ रहे तो आप एक दूसरे से इधर उधर करके देखो। हालांकि मेरे को ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चनों में यही होता है, अगर किसी को नहीं आते तो अपने इशारों के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो भैया अपने सेकंड क्वेश्चन 2 से लेकर अपने 8 तक के जो क्वेश्चन है वो कितने ते अंक के हैं, 1-1 अंक के हैं। ये खंड ए ही चल रहा है अभी तक, ठीक है ना अपने। तो खंड ए में देखो दूसरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, ज़्यादा वीडियो को अपने लंबा नहीं करेंगे, मोटी मोटी चर्चा इनके ऊपर अपने करते हैं। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है भैया आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो देखो आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य है समाज में या राज्य में या देश में जो आर्थिक असमानता व्याप्त है, आर्थिक विषमता व्याप्त है, उसको क्या करना, धीरे धीरे कम करना। यही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यार्थी का राजनीतिक सामाजिकरण किस संस्था में होता है। एक स्टूडेंट है, उसका राजनीतिक सामाजिकरण कौन सी संस्था में होगा। विद्यार्थी कहाँ होता है भैया, स्कूल में होता है। तो इसका आंसर हो गया अपने शिक्षण संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने जन संचार के 3 माध्यम बताइए। जन संचार का मतलब जिससे जनता को सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जनता को सूचनाओं का पता चलता है। तो जन संचार के माध्यम में जैसे आपके अपने अखबार हो गए, अपने आपके मान लो जैसे टीवी हो गया, आपके रेडियो हो गए, ये सब क्या है जनसंचार के प्रमुख माध्यम है। समाचार पत्र वगैरह सारे ये क्या है जनसंचार के माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कौन सा विद्वान मानता है। भैया जिस दिन पढ़ाया था उसी दिन मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इसका आंसर क्या है आपके केटलिन। आपको याद हो इसका आंसर मैंने आपको बताया था केटलिन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6,
मैंने मोस्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन दिया था, द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किस लेखक की है? तो भैया द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक है, यह वह पुस्तक है जिसमें शक्ति की परिभाषा दी हुई है। और यह पुस्तक जो है वो किसकी है? अगर आपको याद हो तो यह पुस्तक है भैया किसकी? मैकाइवर की। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? सबको पता है भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। कितने वर्ष? 2 वर्ष। कितने माह? 11 माह। कितने दिन? 18 दिन। मतलब लगभग 3 वर्ष का समय लगा। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में किस संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? देखो एक चीज़ ध्यान देना आप, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इनमें से मैंने पूरा पेपर देख चुका हूँ। मैं इन क्वेश्चनों में से 28 क्वेश्चन अपने पेपर में है, 28 में से लगभग 20 क्वेश्चन तो मैं आपको मोस्ट क्वेश्चनों में बता चुका हूँ और अभी अपने 4-5 पार्ट बाकी है। तो देखो मेरा ये कहना है कि जहाँ तक आप, मेरा मानना है ना, आपको जो क्वेश्चन मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ उन क्वेश्चनों से बाहर अगला आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है? तो देखो भैया क्वेश्चन, संविधान को किस संशोधन की संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था आपने? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखो आगे चलते हैं। अब आगे भैया क्वेश्चन नंबर 9 से 11 3 क्वेश्चन है, तीनों 1-1 नंबर के हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फिल इन द बैलेंस वाले क्वेश्चन है, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक चीज़ ध्यान रखना, रिक्त स्थान की पूर्ति पेपर में मत कर देना, इसको आंसर आपको कॉपी में लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह से, कहीं ये नहीं कि आप पेपर के अंदर ही करके आ जाओ। देखो 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो आपको सबको पता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 करता है। और लोकसभा में कितने करता है? 2 सदस्य करता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ना भैया कहाँ पर है? हेग में है। और क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश को फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर वर्ष में स्वतंत्रता मिली, मतलब बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था भैया? 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, उस पाक युद्ध के बाद में क्या हुआ था? बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है? तो ये हो गए भैया अपने 11 तक के क्वेश्चन। 11 तक के क्वेश्चन आपके 20 अंक के हैं। अगर आप नॉर्मली थोड़ा बहुत भी अगर तैयारी करते हो तो मेरे ख्याल से आप इन 20 में से 17 से 18 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हो। देखो मैं अभी तक आपके सामने लगभग 12 से 13 पार्ट के लगभग आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करा चुका हूँ, मतलब लगभग मैं 100 के आसपास आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करा चुका हूँ और लगभग 40 या 50 क्वेश्चन और उपलब्ध कराऊंगा। मतलब पूरी पॉलिटिकल के आपको छोटे बड़े सब मिला के लगभग 150 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है? तो मेरा जहाँ तक मानना है आप उन क्वेश्चनों को तैयार कर लो, किसी प्रकार की आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेपर का पैटर्न आप देख चुके हो, हालांकि इसमें अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन से पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई कंफर्म कर दिए कि इस इकाई से इतने नंबर के आएंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया अभी तक कि किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन, मतलब ब्लूप्रिंट नहीं आया अभी तक। समझ रहे हो आप? हालांकि ये मॉडल पेपर तो अपने दिया है, इससे थोड़ा बहुत अपने आइडिया हो गया है, लेकिन फिर भी हो सकता है मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ब्लूप्रिंट आपको उपलब्ध हो जाएगा, फिर अपने मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो भैया खंड ब सेक्शन सी, ये सॉरी बी, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है 12 से लेके 19 तक। ठीक है? मतलब लगभग कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 8 क्वेश्चन हो गए, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है। देखो इन 8 क्वेश्चनों में से आपको बताऊं 12वां, 13वां और 16वां, 18वां, 19वां, ये क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट क्वेश्चनों में दे चुका हूं। चाहे से आप पीछे के पेपर उठा के देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर अपने मोटी मोटी इनकी चर्चा कर लेते हैं। पहले 12वां क्वेश्चन आता है भैया शक्ति एवं प्रभाव में 2 अंतर बताइए। सीधी सी बात है भैया, शक्ति जो होती है ना वो कैसी होती है? प्रकट होती है, दिखाई देती है, और प्रभाव जो होता है वो कैसा होता है? अप्रकट होता है। ध्यान रखना, शक्ति और प्रभाव में पूछा है, अगर शक्ति और बल में पूछता ना तो शक्ति अप्रकट हो जाती। ठीक है? दूसरा अंतर अपने दे सकते हैं कि शक्ति जो है वो प्रभाव से उत्पन्न होती है। तीसरा अंतर अपने दे सकते हैं कि शक्ति दमनात्मक होती है, जबकि प्रभाव जो होता है वो कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक
होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है भैया, समानता के कोई दो आधारभूत तत्व बताइए। तो समानता के आधारभूत तत्व क्या हो गए कि समान लोगों के साथ में समान व्यवहार करना। दूसरा अपने कह सकते हैं कि सभी लोगों को विकास के समान अवसर देना। तीसरा अपने कह सकते हैं कि सभी लोगों को समान महत्व देना। तो कोई भी आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप कोई भी दो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया क्वेश्चन नंबर 14, राजनीतिक सामाजिकरण के साधन के रूप में परिवार की भूमिका के बारे में बताइए। यह आप अपने जो वीडियो है उसके अंदर से आप कर सकते हो। परिवार की क्या भूमिका होती है, परिवार ही प्रथम पाठशाला होती है, सारा सब कुछ बताया हुआ है उसमें, ठीक है। फिर 15वां क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को क्यों अपनाया गया। भारत ने गुट निरपेक्षता नीति क्यों अपनाई थी। गुटों से अलग रहने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए, विकसित देश बनने का प्रयास करने के लिए, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करने के लिए। कई पॉइंट है, कुछ भी अपने हिसाब से आप कोई भी दो कारण लिख सकते हो। फिर आता है भैया क्वेश्चन नंबर 16, राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ बताइए। तो ये भी मेरा कराया हुआ है अच्छी तरह से। देखो यहाँ पर इतना अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, अपने सिर्फ मोटे मोटे शब्दों में एक बार पेपर की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकतांत्रिक गणराज्य से क्या अभिप्राय है। मतलब जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जो है वो कैसे होता है, जनता द्वारा होता है, वो कौन सा हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। एकल नागरिकता आपको सबको पता है, ये देश की नागरिकता होती है, राज्य की अलग से कोई नागरिकता नहीं होती, वह क्या कहलाती है, एकल नागरिकता। फिर है आपके राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। राजनीतिक सहभागिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन करके, या सरकार व नागरिकों के बीच परस्पर क्रियाओं द्वारा। कोई सी दो लिख दो, आपको मैंने 4 या 5 पॉइंट आपको बताए हुए हैं, कोई भी आपकी इच्छा के अनुसार जो आपको सरल लगे कोई भी 2 पॉइंट आप कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं भैया खंड 6। देखो खंड 6 जो है इसमें अपने प्रश्न है 20, 21, 22 और 23, 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना, आप इस बार अपने शिक्षा विभाग ने आपके लिए कितना अच्छा एक प्रकार से पेपर मॉडल पेपर तैयार किया है। देखो इन प्रश्नों में आप देखना, अब हर प्रश्न जो है ना उसमें आपको क्या मिलेगा, अथवा मिलेगा। देखो 20वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो अपनी। 20वां क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता के कोई 4 प्रकार बताइए। या फिर अथवे में आप करना चाहो अरस्तु के न्याय संबंधी विचार की विवेचना कीजिए। तो कोई सा भी कर सकते हो, आपकी जो इच्छा हो वो कर दो। जैसे 20वें में आप ऊपर वाला करते हो स्वतंत्रता के 4 प्रकार, तो स्वतंत्रता के भैया 4 प्रकार कोई से भी कर दो, प्राकृतिक है, व्यक्तिगत है, नागरिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, कोई भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए। राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण कौन कौन से तत्व करते हैं, मैंने 6-7 आपको निर्धारक तत्व बताए, कोई भी आपकी इच्छा के अनुसार आप करना चाहो वो कर सकते हो। इसमें भी देखो अथवा दिया हुआ है, राजनीतिक सामाजिकरण के साधन के रूप में निम्न की विवेचना कीजिए, राजनीतिक दलों की और शिक्षण संस्थाओं की, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है भैया 22। देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मेरे थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि देखो ये मॉडल पेपर है, पेपर का इन्होंने प्रारूप बताया है कि इस प्रकार का पेपर आपके आएगा, लेकिन यही आएगा ये नहीं है, ध्यान रखना आपने। कल ही अपने इस पार्ट के मैंने आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करवाए हैं। देखो यहाँ पे इसने 22वां प्रश्न दिया है कि जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। इस कथन के आधार पर आप जातिवाद के 4 नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। जबकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यह प्रश्न जो है ना वो 2020 की एग्ज़ाम में आ चुका है। तो देखो पिछली बार जो क्वेश्चन रिपीट हो गया है वो 99% चांस यही होता है कि वह क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होता। एक साल छोड़कर अगले साल आ सकता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं आता है। हो सकता है देखो आ भी जाए, लेकिन 99% चांस यही होता है। तो यहाँ पे नकारात्मक की जगह मेरा जहाँ तक मानना है वो प्रश्न पूछेगा, वो कौन से प्रभाव पूछेगा आपसे, सकारात्मक पूछेगा, नकारात्मक नहीं पूछेगा। वो कौन से प्रभाव पूछेगा आपसे, सकारात्मक। या इसके अलावा देखो नीचे अथवा में दिया हुआ है, सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कल ही मैंने मोस्ट क्वेश्चन में डाला था और मैंने आपको बताया भी था कि 99% इस क्वेश्चन के आने के चांस है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखो इन प्रश्नों के आंसर की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी चर्चा आपने पहले कर चुके हैं, अपने बहुत वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर अपने सिर्फ मोटी मोटी बातें कर रहे हैं। 22वें में अथवा मिल गया आपका। 23वां प्रश्न देखो, गठबंधन की राजनीति के 4 लाभ बताइए।
कर सकते हो आप। या आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के कोई 4 दुष्प्रभाव बताइए, कोई सा भी कर दो, दोनों ही आसान है। आतंकवाद वाला कर दो और ही आसान है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं खंड 6। देखो भैया खंड 6 में एक क्वेश्चन है 24वां। मैंने जब पर्यावरण संरक्षण वाले चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन आपको कराए थे उस टाइम पे ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था आपको। देखो पहला आता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपको सबको पता है, 5 जून को, ठीक है। दूसरा है भैया आपके पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस आता है अपने कब, 22 अप्रैल को। तीसरा है भैया विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस आप सबको पता है 16 सितंबर। अब कितने बच गए, 2 बच गए। वन महोत्सव और विश्व जल दिवस। तो देखो भैया वन महोत्सव होता है वो तो होता है 28 जुलाई को, और विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको मैं मोस्ट क्वेश्चनों में करवा भी चुका हूँ। क्लियर है, आगे चर्चा करते हैं भैया। इस 24वें का अथवा भी दे दिया है अगले ने आपको कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के प्रमुख कारकों की तालिका बनाइए। मतलब कौन कौन सी गैसें हैं जिनसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन के लिए कौन कौन सी गैसें जो है उत्तरदायी है, उनकी एक तालिका, एक सारणी के माध्यम से आपको दर्शाना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कई है अपने गैसें, ठीक है। तो उनमें से कोई भी आप 4 या 5 से प्रमुख गैसें हैं, उनके कारक है, उनकी आप तालिका बना सकते हो। लेकिन चॉइस में मेरे ख्याल से ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो आपके ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की संघीय व एकात्मक विशेषताओं की तुलनात्मक तालिका बनाइए। तुलनात्मक तालिका बनानी है मतलब सारणी के माध्यम से दिखाना है इनको संघात्मक विशेषताएं कौन सी है और एकात्मक विशेषताएं कौन सी है। दोनों ही आपको बड़ी ही अच्छी तरह से बहुत ही सरल भाषा में एक अच्छी लैंग्वेज में एक आसानी से, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उस हिसाब से आपको कराई हुई है। आप वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। और यह क्वेश्चन भी मैंने आपको मोस्ट क्वेश्चनों में दिया था, आपको पता हो तो। फिर आता है भैया भारतीय संविधान की प्रस्तावना, घोषणात्मक उद्देश्य और विवरणात्मक भाग की तालिका बनाइए। इसमें 25वां आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 26वां है भैया नीति आयोग के गठन व उद्देश्य विवेचना कीजिए। इसी में आपको अथवा दे दिया है अगले ने, आर्थिक और सामाजिक न्याय पर टिप्पणी लिखिए। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही इजी है, कोई सा ही कर दो। 27वां है, इसमें संसद के निम्न कार्यों की विवेचना कीजिए। मतलब संविधान संशोधन का कार्य संसद कैसे करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है। ये 2 कार्य अपने संसदीय कार्य है ना। संसदीय कार्य वाला क्वेश्चन मैंने आपको मोस्ट क्वेश्चन में दिया भी था कि संसद के प्रमुख कार्य व शक्तियाँ बताइए। तो अपने तो पूरा क्वेश्चन की बात की थी, यहाँ पर उसने सिर्फ ओनली 2 ही कार्यों की विवेचना की है। तो ये 2 पॉइंट है, इनका वर्णन कर दो बस, ठीक है। यह अथवा में दे दिया इसने। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार व शक्तियों की व्याख्या कीजिए। अधिकार व शक्तियाँ आपको बताई थी, वो मौलिक अधिकार क्षेत्र, मौलिक परामर्श या सलाह वाले, अपीलीय क्षेत्राधिकार, रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, कई है, उनमें से आप कोई भी कर सकते हो 4-5। अंतिम क्वेश्चन है भैया भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विदेश नीति की कम से कम 10 विशेषताएं हैं, आपकी इच्छा के अनुसार जो आपको सरल लगे कोई भी 7 या 8 विशेषताएं आप आराम से कर सकते हो। तो ये था भैया आपके पॉलिटिकल साइंस का पेपर। तो देखो इस पेपर के आधार पे एक अनुमान ये तो कन्फर्म हो गया है कि इस बार का जो पेपर आएगा उसका बेस जो होगा, एक प्रकार से जो पैटर्न होगा वो इजी पैटर्न होगा। इजी पैटर्न के ऊपर पेपर आएगा, इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। आपके पास में काफ़ी कम समय है, हालांकि कल से स्कूलें भी खुल रही है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से देखें तो हर साल के मुकाबले आपको काफ़ी कम समय मिला है। इसीलिए इस बार एग्ज़ाम के पैटर्न में भी क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। क्लियर है। कई बच्चों की ये कमेंट आ रही थी कि सर हमें वो मॉडल पेपर कराओ, इसलिए मैंने ये मॉडल पेपर आपको हल करवाया है। और भी बाकी के जो मॉडल पेपर है वो भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करा सकूं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको अवगत करा सकूं। ओके, दैट्स ऑल।